हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का वीडियो नंबर 4, जिसमें हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव को करेंगे। इसके पहले लगभग 50 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव हमने आपको करा दिया है, तो आप उसको वीडियो नंबर 1, 2, 3 करके वहाँ पे वीडियो के में एक प्लेलिस्ट बना दी गई है बिहार बोर्ड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आप जाके देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो जितना भी इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो मुझे लगता है कि आपसे सारे सवाल ये हो जाने चाहिए, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट इसके ओरिएंटेड होते हैं, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड जितने भी क्लासेस होती हैं उसमें ये आपको पढ़ाया जाता है। और मैंने तो हर ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सारी बातें बताया है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन भी जो पहले वाले वीडियो में उसमें हमने बताया था आपको, तो आपको यहाँ पे और बार बार एक ही क्वेश्चन का रिवीजन होगा, जिससे आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएगा, ताकि आप ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे अपने 80 नंबर में 40 ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं बिहार बोर्ड में, तो वहाँ आप इजिली 40 सवाल तो गलत नहीं करें। हमारा यही टारगेट है कि आप 40 सवालों को कभी भी गलत ना करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेंटीमीटर या अनंत। अब ध्यान समझिएगा, अब ध्यान से समझेंगे इस बात को। हमको दो चीजें जाननी जरूरी है। एक होता है अधिकतम जो यहाँ दिया हुआ है, एक होता है न्यूनतम। न्यूनतम, ठीक है। तो अधिकतम अगर पूछेगा तो आपको अनंत मारना है। क्या मारना है? अनंत। और न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अधिकतम पूछा है तो क्या आंसर हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया अनंत सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। तो इस समायोजित, यहाँ पे समायोजित से सीधा हम समझेंगे समंजन। क्या समझेंगे? समंजन। तो आपको ऑप्शन में समंजन खोजना है। देखिए मिल गया समंजन। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। ये भी क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हमने कराया था आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रंग का खतरे का सिग्नल में प्रयोग करते हैं? नीला, बैगनी, लाल या पीला। अब देखिए यहाँ पे भले यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, लेकिन आप समझिए हम लाल का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? एक ट्रिक हमने आपको बताया था, विबग्योर। विबग्योर में हमने बताया था कि जब हम ऐसे जाते हैं तो लेमडा का मान बढ़ता है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन का मान घटता है, प्रकीर्णन कम होता है, आवृत्ति कम होती है और अपवर्तनांक भी कम होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। एक और बात यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं विचलन के बारे में। विचलन, तो विचलन भी क्या होता है? जब ऐसे जाएंगे तो सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल। यानी विचलन भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, विबग्योर में अगर हम ध्यान से देखें, विबग्योर में तो लाल का जो लेमडा होता है यानी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। प्रकीर्णन कम होने का मतलब ये हुआ कि वो प्रकाश फैलेगा कम, और फैलेगा कम तो दूर से आसानी से क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल का प्रकीर्णन क्या होता है? इसका सबसे कम होता है, यानी फैलता कम है, इसलिए खतरे के निशान के रूप में हम लाल का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब किस पर बनता है? रेटिना पर। किस पर बनता है? रेटिना पर। और रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? छोटा। और वास्तविक, और कैसा बनता है? वास्तविक। और कैसा बनता है? छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन हमारा जो मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क उसे सीधा करके देखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? रेटिना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष हम जानते हैं, दो तरह के दोष अभी हम लोग को मेनली पढ़ना होता है, एक दूर और एक निकट। तो निकट वाले में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट में हम प्रयोग करते हैं अवतल का और दूर में प्रयोग करते हैं उत्तल का, ठीक है ना।
तो यहाँ पे तो ऑप्शन आप क्लिक कर देंगे इजीली अवतल। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो आप इसका आंसर होगा बाइफोकल लेंस का। किसका प्रयोग करेंगे वहाँ पे? बाइफोकल लेंस। लेकिन आपसे अगर ये पूछ दे कि अविंदुकता, अविंदुकता, अविंदुकता में किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आपको आंसर देना पड़ेगा बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस, जिसको हम सिलिंड्रिकल लेंस भी कहते हैं। अगला सवाल, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। अब देखिए न्यूनतम पूछा, अधिकतम पूछता तो क्या मारते? अनंत मारते, लेकिन अधिकतम तो पूछा नहीं है, न्यूनतम पूछा है तो क्या मारेंगे? 25 सेंटीमीटर। अभी हमने आपको बताया था 25 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन, किस लेंस का प्रयोग, किस लेंस का प्रयोग, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस, कभी उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस? अभी हमने दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, जिसमें आपको नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। और अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष में। और बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं अविंदुकता में। किसका प्रयोग करते हैं? अविंदुकता। और बाइफोकल लेंस उत्तल और अवतल दोनों मिला के प्रयोग करते हैं किसमें बताइए? जरा दृष्टि दोष में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र, मानव नेत्र में किस लेंस का उपयोग होता है? तो मानव नेत्र में हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस, और इसको पकड़ के रखती है कौन? पश्चमाभी मांसपेशियां, जिसको सिलियरी मांसपेशियां भी कहते हैं। तो ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, जब निकट को नहीं देख पाएगा इसका मतलब वो दूर दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। लेकिन निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और जरा में दोनों नहीं दिखाई देती है, ना दूर की ना पास की। वर्णधानता क्या होता है? वर्णधानता, वर्णधानता यानी कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है? लाल और हरे में आदमी पहचान नहीं कर पाता है, वो लाल को हरा दिखता है और हरा लाल दिखता है। ठीक है ना। एक और बात समझिए, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में हम प्रयोग कर, दूर दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस, इसमें प्रयोग करते हैं अवतल लेंस, इसमें प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। वर्णधानता, इसमें हम ये एक अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है ये? अनुवांशिक रोग। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या होता है? अब देखिए पुतली की आंख के बारे में आप ध्यान से देखिएगा। आंख में एक जब ऐसे आप जाते हैं, ये आंख का पैर आगे वाला गति है। ठीक है ना। आंख की बात करें हम, ध्यान से देखिएगा, ये आंख का फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ से ये आंख ऐसे करके जाती है। ठीक है, यहाँ जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया। और इसके जस्ट बाग यहाँ पे आपको इस तरह से एक ऐसे करके बना हुआ दिखेगा, जिसको हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला कौन होता है? और ये जो गैप दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप, इसी को हम पुतली कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। अब परितारिका पे ही तो निर्भर करेगा ना ये गैप किस पर निर्भर करेगा? परितारिका पे। तो इसका मतलब परितारिका जो है वही डिसाइड करेगा कि इसका गहरा जो पेशीय डायफ्राम पुतली के साइज को नियंत्रित करेगा, जिसका गहरा पेशीय डायफ्राम कहलाता है परितारिका। तो परितारिका, इसी परितारिका को हम आइरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। और इसी आइरिस के कारण आंखों का रंग होता है नीला, भूरा और काला। तो नीला, भूरा और काला रंग किसके कारण होता है? आइरिस के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं कार्निया के पीछे। ठीक है ना। तो देखिए कार्निया, जिसको हम कहते हैं श्वेत पटल, आंखों का जो सफेद वाला भाग होता है, सफेद ऊपरा भाग, उसको हम क्या कहते हैं? कार्निया। नेत्रदान जब करते हैं तो हम कार्निया को ही दान में देते हैं। ठीक है ना। कार्निया को क्या करते हैं? दान में दे देते हैं। बस समझ रहे। और देखिए ये जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका रेटिना, रेटिना के जस्ट पीछे ये क्या हो गया? कार्निया। और कार्निया का
इसके पीछे जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ये देखिए ये पुतली हो गया, इसी को क्या कहते हैं, पुतली। और यहाँ पे ये हो गया परितारिका। क्या हो गया, परितारिका। तो हमसे क्या पूछा है कि कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, तो पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पुतली। अगला क्वेश्चन देखिए, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, पुतली। कौन करता है, पुतली। पुतली देखिए, पुतली जो होता है ऐसे करके होती है ना, यहीं से पहले आंख में प्रवेश करेगा ना प्रकाश, तो प्रकाश जब इसको नियंत्रित करने के लिए पुतली अगर सिकुड़ गई तो प्रकाश कम जाएगा, और फैल गई तो प्रकाश ज्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुतली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्या में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए, जो झिल्ली की बात करें हम, ये आगे वाला भाग क्या होता है, रेटिना। रेटिना को हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल। रेटिना जो होता है, सॉरी रेटिना, पीछे वाला भाग जो प्रतिबिंब जहाँ बनता है उसको क्या कहते हैं, रेटिना, ठीक है ना। ये रेटिना में जो होता है, इस रेटिना पे हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, आंखों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और इसमें हम पाई जाती है प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही क्या होती है, ये तुरंत सिग्नल टाइप का एक होता है जो सिग्नल भेज देता है मस्तिष्क में। तो ये रेटिना पे जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रकाश सुग्राही क्या करता है, इस प्रतिबिंब को मस्तिष्क के पास भेजता है, और मस्तिष्क यानी जो मानव मस्तिष्क होता है वो उसको उल्टा प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सुग्राही। सुग्राही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र होता है। अगर मानव के एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र पूछेंगे तो 150 डिग्री होता है। कितना होता है, 150। और दोनों की बात करेंगे तो 180 डिग्री। यानी एक आंख जो है वो 150 डिग्री तक दिखाई देगा, और दोनों आंख जो है वो 180 डिग्री तक देख सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 150। मानव नेत्र के दोनों दृष्टि क्षेत्र तो 180 डिग्री। अभी हमने आपको बताया। जरा दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में ये ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें होता क्या है कि दूर की भी वस्तु नहीं दिखाई देती है और नजदीक की भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका नेत्र की जो समंजन क्षमता है, जो फोकस, जैसे फोकस जो होता है, नेत्र लेंस की जो फोकस होती है, उस वस्तु को फोकसित करने की जो क्षमता होती है वही कम हो जाती है। इसीलिए नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है। इनमें से व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो कौन नेत्रदान कर सकता है, देखिए नेत्रदान करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपका नेत्र सही होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, नेत्र आपका सही होना चाहिए। तो देखिए, आप चाहे दमा के भी रोगी हो या मधुमेह रोगी हो, आप नेत्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त में से दोनों सही है। निम्न में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो नेत्रदान कभी भी, जो HIV पॉजिटिव आदमी होता है, जो एड्स से पीड़ित आदमी होता है, वो नेत्रदान नहीं कर सकता है, ठीक है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली का नाम क्या है। तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसको जो झिल्ली से होकर प्रवेश करता है उस नेत्र का नाम क्या है। तो सबसे पहला जो भाग आपको दिखता है उसको हम कहते हैं श्वेत पटल या नेत्र पटल, है ना, नेत्र पटल, ठीक है। आगे वाला जो भाग है उसी को कहते हैं श्वेत पटल, स्क्लेरेटिक, जो श्वेत रंग का होता है। ये एक झिल्ली होता है, ये अपारदर्शी होता है। क्या होता है, ये पारदर्शी होता है। क्या होता है, ये पारदर्शी। इसी से प्रकाश क्या होता है, प्रवेश करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेत्र पटल, नेत्र पटल, ठीक है ना। ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। नेत्र पटल ये हमारे आंख का सबसे ऊपरी भाग है, ये अपारदर्शी होता है। नेत्र पटल क्या होता है, अपारदर्शी, ठीक है। यह सफेद रंग का होता है। आगे जाके कार्निया का निर्माण यही करता है, आगे जाके क्या करता है, कार्निया का निर्माण यही करता है, ठीक है। अब कार्निया जो होता है, कार्निया की बात करें तो ये श्वेत पटल का अगला उभरा, जैसे देखिए ये ऐसे, आपको मैं आंख बना के समझाता हूँ। ये आंख हो गया यार, रुको, ये आंख हो गया, ये आंख हो गया, ठीक है ना। और ये ऐसे करके ये आंख, ये जो उभरा हुआ भाग है इसको हम कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं, कार्निया, ठीक है।
और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं इसको? श्वेत पटल। तो आंख यहीं से प्रवेश करता है। तो नेत्र पटल यहाँ पे नहीं होगा ऑप्शन, यहाँ पे होगा कार्निया। क्या हो जाएगा? कार्निया। नेत्र पटल जो होता है ये अपारदर्शी होता है, और अपारदर्शी तो से तो प्रकाश गुजर ही नहीं सकता है। कार्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है, और प्रकाश इसी से होकर क्या करता है? गुजरता है। जब हम नेत्र दान करते हैं तो कार्निया को ही क्या कर देते हैं? दान कर देते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली का नाम है कार्निया। अगला क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी वायुमंडल होता नहीं है। ठीक है, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश कैसा दिखाई देगा? काला। विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है? यानी ऐसा देश जो अभी विकास कर रहा है, जिसका विकास हुआ नहीं है, वो अभी विकास कर रहा है, तो वैसे देशों में 3.5 करोड़ लोग अभी उनके आंख नहीं है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। प्रकाश एक पत्ती झिल्ली से होकर नेत्र से में प्रवेश करता है, झिल्ली का नाम क्या है? कार्निया। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है, तो सूर्य का गोला उस समय क्या दिखाई देता है? चपटा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चपटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो विबग्योर। क्या हम लोग पढ़ते हैं? विबग्योर। विबग्योर में ऐसे जाते हैं तो लेमडा ज्यादा बढ़ता है, तीव्रता प्रकीर्णन कम होता है, आवृत्ति कम होती है, एन कम होता है, और विचलन डेविएशन भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। तो लाल इसमें ऑप्शन मार देंगे। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? आरजीबी। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताया था, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। देखिए तो तीनों दिया, रेड ग्रीन ब्लू, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो यह बहुत पहले हमने बताया था, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टिंडल प्रभाव। इंद्रधनुष बनता है, क्यों बनता है इंद्रधनुष? व्यातीकरण हमको पढ़ना नहीं है, ये 12th में पढ़ना है, ये सब नहीं। प्रकाश का विक्षेपण के कारण। आप समझिए ध्यान से, जब भी बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदे होती है वो भी एक प्रिज्म के भांति कार्य करती है, और जब प्रकाश यहाँ पे आती है तो देखिए इधर विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम है, तो प्रकाश अपने माध्यम से होकर जैसे मान लीजिए ऐसे मुड़ेगी, फिर यहाँ पे आएगी, और जब यहाँ से ये ऐसे टकरा के अंदर से जाएगी तो ये 7 भागों में बढ़ जाती है, और 7 भागों में बढ़ जाती है, जिससे ये क्या हो जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसके कारण इंद्रधनुष 7 रंगों में आपको दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या दिखाई देता है? अपवर्तन। ठीक है ना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अब क्यों? देखिए, जब भी सूर्य जब उगने वाला होता है, अभी उगा नहीं है, अभी सूर्य अभी उगा नहीं है, लेकिन हमें दिखाई देता है 2 मिनट पहले ही उग गया है। इसका मतलब ये किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अभी सूर्य यहीं पे है तो हमें दिखाई देता है कि डूब गया है, यानी यहाँ भी 2 मिनट पहले ही डूबा हुआ दिखाई देता है, यानी टोटल 4 मिनट का गैप दिखाई देता है, जिसके कारण ये सभी किसके कारण होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। खतरे के निशान के रूप में लाल का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो कम तरंगदैर्घ्य गलत है, लाल का प्रकीर्णन कम है, ये सही है। देखिए विबग्योर, ध्यान से देखिएगा, विबग्योर बार बार आपको बता रहे हैं, इससे बहुत सवाल आप बना सकते हैं। विबग्योर तरंगदैर्घ्य ज्यादा, प्रकीर्णन क्या होगी? प्रकीर्णन कम। तरंगदैर्घ्य ज्यादा, उसका प्रकीर्णन क्या होती है? कम। तो प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण हम खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण क्या है? अग्रिम सूर्योदय का मतलब है कि सूर्य अभी उगा नहीं है तो पहले ही हमें दिखाई दे दिया है। अभी सूर्य डूबा नहीं है लेकिन हमें डूबा हुआ दिखाई दे दिया है ना। इसका मतलब ये हुआ सूर्य डूब चुका है लेकिन हमें अभी डूबा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे 2 मिनट पहले, यहाँ भी 2 मिनट का समय ले लिए। ठीक है, और यहाँ देखिए सूर्य अभी यही है लेकिन हमें डूबा हुआ दिखाई, डूब चुका है लेकिन हमें ये डूबा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब 2 मिनट बाद डूबता है, तो 4 मिनट का गैप लगता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण।
सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग सर्वप्रथम किया था न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है, तो न्यूटन ने ये किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना है? तो श्वेत रंग आपको 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसका ट्रिक है विबग्योर। विबग्योर, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 7। स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो देखिए, ये हो गया आपका प्रिज्म, यहाँ पे हमने गिराया प्रकाश को, तो 1 2 3 4 5 6 7 VIBGYOR। सबसे कम विचलन हुआ है लाल का। किसका हुआ है? लाल का। और सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? बैगनी का। तो सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। और सबसे अधिक की बात करें तो बैगनी का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां पे हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या हो जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है क्योंकि देखिए, ध्यान समझिए, जैसे होता क्या है कि वायुमंडल में दो तरह के सतह बन जाते हैं। एक सतह ऐसा होता है जो गर्म हवाओं को लेता है, और एक सतह ऐसा होता है जो ठंडी हवाओं को लेता है। ठीक है ना। गर्म हवाएं हो जाती है विरल में, और ठंडी हवाएं हो जाती है सघन में। ठीक है। और जब इस तरह से लेयर बनते रहता है, गरम ठंडी, अब होता यह है कि यहाँ से प्रकाश क्या होता है? अपवर्तित होती है। लेकिन अब हम जानते हैं कि आकाश के वायुमंडल जो है वहाँ पे धूल कण है और गैसों के अणु है। ठीक है ना। तो गैसों के अणु है, तो जब प्रकाश यहाँ पे पड़ती है तो प्रकाश ये चारों दिशाओं में फैल जाती है, और सबसे अधिक जो फैला होता है वो नीले का होता है। किसका होता है? नीले का। इसीलिए धरती पर खड़े हुए व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है? समंजन क्षमता अगर आपस में घट गई तो समझ जाइए आपको ना दूर की दिखाई देगी और न नजदीक की दिखाई देगी। समंजन क्षमता ही घट गई तो जो दूर की दिखाई न दे, नजदीक भी दिखाई न दे, तो उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं उसको? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को ना दूर की दिखाई देती है ना नजदीक की। इस तरह के व्यक्ति को हम बाइफोकल लेंस का प्रयोग करवाते हैं। किसका प्रयोग कराते हैं? बाइफोकल लेंस का। ठीक है। एक और चीज, अबिंदुकता में क्या होता है? हम इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करवाते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग कराते हैं। और लघु दृष्टि दोष जिसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, इसमें हम प्रयोग कराते हैं अवतल लेंस का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? अब यहाँ पे मैं दोनों आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना। एक होता है दूरदृष्टि दोष जिसको हम दीर्घ भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसका कारण यह है कि इसमें फोकस दूरी जो होती है, इसमें फोकस दूरी, दूसरा नेत्र गोलक का जो त्रिज्या। ठीक है। अब इसमें दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वही बढ़ जाता है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। दूसरा, नेत्र लेंस जो है और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो नेत्र का गोला का व्यास है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखते हैं, 3 गो है ऑप्शन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना तो नहीं होगा। घटना होता है निकट दृष्टि दोष में। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, नहीं भाई, कम हो जाना है। यहाँ पे नेत्र गोलक क्या होता है? कम हो जाता है। अब नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नहीं। अब नेत्र लेंस की वक्रता घटना मतलब उसका त्रिज्या घट जाना या व्यास घट जाना, बिल्कुल नहीं। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि हमने 3 कारण पढ़ा था। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी, या गोले का व्यास या त्रिज्या बढ़ जाएगा। इस तरह के सवाल हमने पिछले वीडियो में भी आपको कराया था। लेकिन अगर आपसे यहीं पे पूछ देता कि निकट दृष्टि दोष क्यों होता है ना, निकट दृष्टि दोष, इसका तो ऑप्शन ये है। क्या? ठीक है। निकट क्यों होता है? क्योंकि इसमें फोकस दूरी का क्या हो जाता है? उसमें कम बढ़ता है। दूर वाले में क्या होता है? बढ़ता है।
दूर दूर से याद रखिएगा, बढ़ गया तभी तो दूर हुआ। यहाँ पे निकट में नजदीक हो गया तो बोखस दूरी क्या होगी, कम हो गई। अब बाकी जितना हो बढ़ जाएगा। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गोलक, नेत्र गोलक का जो त्रिज्या या व्यास होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, बैगनी। अभी तो हमने आपको बताया बैगनी। निर्वात में प्रकाश की चाल, पिछला वीडियो में भी समझाया था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख, 1 सेकंड में 3 लाख मीटर। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा या सिलियरी मांसपेशियां। जब भी समंजन क्षमता को बढ़ाना होता है तो जैसे ये लेंस हो गया और लेंस पे यहाँ पे कुछ ऐसे करके मांसपेशियां होती है, ये नेत्र लेंस की को बड़ा करने का काम करती है, बड़ा कर देगी और छोटा कर देगी, है ना, छोटा भी करती है। तो जब हम अंधेरा कमरा है मान लीजिए, और अंधेरे कमरा में जैसे कोई उजाले, मतलब घर से बाहर है तो वहाँ पे उजाला है, पूरा धूप है, तो जब भी हम धूप से कमरे में आते थे, अंधेरे कमरे में, तो हमें थोड़ी देर बाद वस्तुएं दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो नेत्र सिलियरी मांसपेशियां है वो हमारे नेत्र लेंस को क्या कर देती है, छोटा कर देती है, जिससे बड़ा कर देती है तो हमारे अंदर प्रकाश ज़्यादा जाएगी जल्दी से, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर ये हो जाए कि सिलियरी मांसपेशियां ने, जैसे मान लीजिए कि अंधेरे कमरे से बाहर कमरा में जाएंगे तो हमारा नेत्र लेंस को बड़ा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अंधेरे कमरे में प्रकाश कम था तो कम प्रकाश हमको, हमारे आंखों की जरूरत थी। जब ज़्यादा प्रकाश में हम जाएंगे तो हमें लेंस को बड़ा करेंगे तभी तो ज़्यादा प्रकाश आएगा, तो हमारे लेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सिलियरी मांसपेशियां जो होती है ये क्या करती है, हमारी आंखों की लेंस को बचा के रखती है। कभी इसकी लंबाई को बढ़ा देती है और कभी घटा देती है। अंधेरे में जाना होगा तो घटा देगी और उजाले में जाना होगा तो बढ़ा देगी। तो ये सब काम कौन करता है, सिलियरी मांसपेशी है। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो अभी आपको बताया मैंने, निकट यानी फोकस दूरी कम हो जाएगी, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, या नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, लंबाई थोड़ी घटता है, बढ़ जाता है इसमें। अब नेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, नहीं बढ़ जाता है। ये देखिए ये सही हो गया। अब नेत्र लेंस की वक्रता यानी उसका जो लेंस है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। अगला सवाल देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तन जो होता है नेत्र के प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहर, ठीक है ना। अब कार्निया के बाहर कैसे, समझिएगा ध्यान से। एक बात बताइए, नेत्र लेंस में ये लेंस हो गया और यहाँ से ये ऐसे करके हमारे आंखें होती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपको ये जो वाला भाग, इसको हम कहते हैं श्वेत पटल, ये सफेद होती है, अपारदर्शी होती है, यहाँ से प्रकाश नहीं जा सकती है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसी के बाद जस्ट होता है कार्निया, ठीक है ना, कार्निया। तो कार्निया का ये अंदर वाला भाग है और ये बाहर वाला भाग है, तो यहीं पे यहाँ पे कुछ लिक्विड होता है, यहीं पे प्रकाश का क्या हो जाता है, अधिकांश अपवर्तन होने लगता है, ठीक है ना। तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो सबको शेयर कीजिएगा। ये आखिरी सवाल था और कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, 20 क्वेश्चन, जिसको हम लोग एक वीडियो में कर देंगे। उसके बाद हमारा ये मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार की टॉपिक खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत धारा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।